स्टोरी लाइन। ये समाज में औरतों के बराबरी के अधिकार के डिस्कोर्स के गिर्द घूमती कहानी है, जिसमें दो लड़कियां एक स्वामी के पास औरत की गैर बराबरी का सवाल लेकर जाती हैं। मगर वहां उनकी स्वामी से तो मुलाकात नहीं होती, उनके शिष्य मिलते हैं। उनमें से एक उन्हें रानी विजयवंती की कहानी के जरिए बताता है कि पुरुष औरत को देवी बना सकता है, उसकी सुंदरता के लिए उसकी पूजा कर सकता है, उस पर जान तक न्यौछावर कर सकता है, मगर कभी उसे अपने बाबा नहीं समझ सकता है। शाम दबे पांव रेंग रही थी। टीले पर दरख्तों के साए फैलते जा रहे थे, लेकिन चोटी की झोली सूरज की थकी मांदी किरणों से अभी तक भरी हुई थी। स्वामी जी की कुटिया का दरवाजा सुबह से बंद था। बालका और दास दोनों दरख्तों की छांव तले बैठे अपने अपने काम में मसरूफ थे। हर चंद साथ बाद वो सर उठाकर स्वामी जी की कुटिया के दरवाजे की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते कि कब दरवाज़ा खुले और दर्शन के भाग जागरे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला था। सुबह दास ने थाली में भोजन परोसकर स्वामी जी के दरवाजे पर रख दिया, लेकिन अब तक थाली जूं की त्यों धरी थी। न दरवाज़ा खुला, न स्वामी जी ने भोजन उठाया। अब वो रात के भोजन की तैयारी में लगा हुआ था। पास ही बालका मंच के बने हुए जूते की मरम्मत कर रहा था। दूर टीले के मगरिबी कोने के परे शहर के मकानात साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे माचिस की रोगनी डिबियां नीचे ऊपर धरी हों। शहर के लूभी भंवरे की मध्यम भिन्न भिन्न साफ सुनाई दे रही थी। दफतन उसके मुंह से एक चीख सी निकली। ये राम, और चाकू उसके हाथ से गिर गया। हाथ कट गया था। बालके ने सर उठाकर पूछा, नहीं महाराज, वो देखो उधर। बालके ने इधर देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। टीले के मगरिबी किनारे पर दो लड़कियां उनकी तरफ आ रही थीं। चुस्त लिबास पहने, बाल फैलाए, मुख सजाए, पस झुलाती हुई, यूं जैसे वो स्वामी जी का आश्रम नहीं बल्कि पिकनिक स्पॉट हो। ये तो कॉलेज की दिखती है महाराज, दास ने कहा। आजकल तो सभी कॉलेज की दिखती हैं, बालके ने जवाब दिया। क्या माता की पुत्री? बालका उठकर खड़ा हो गया और घबराहट में टहलने लगा। दास छिले हुए आलूओं को फिर से छीलने में लग गया। टीले पर घबराहट भरी खामोशी के ढेर लग गए। वक्त थम गया। फिर एक लोचदार आवाज ने तितली की तरह पर फड़फड़ाए, हमें स्वामी जी से मिलना है। बालके ने सर उठाया। शीला और बिमला की कटोरा सी आंखें देखकर बालके ने घबराकर सर झुका लिया और बोला, स्वामी जी की कुटिया के द्वार के पट कल से बंद है देवी। उन्होंने सुबह का भोजन भी नहीं उठाया, तो द्वार के फट खोल दो। शीला बोली, हमें इसकी आज्ञा नहीं देवी। स्वामी जी को भी तो द्वार बंद करने की आज्ञा नहीं। बिमला गुस्से में चिल्लाई, अगर परमात्मा का द्वार भी बंद हो गया तो मनगतों का क्या होगा? ये सुनकर बालके के हाथ पांव फूल गए। सुध बुध मारी गई। अब क्या जवाब दे? कोई हो तो दे। टीले पर खामोशी तारी हो गई। फिर दास उठा। उसने लपक कर चटाई उठाए और कन्याओं के सामने बिछाकर नीची निगाहों से बोला, बैठो श्रीमती बैठो, हमारे पास बैठने का टाइम नहीं। शीला ने कहा, स्वामी जी से कोई मांग करना है या पूछना है? दास ने पूछा, मांग भी, पूछना भी। शीला ने कहा, हम तुम्हारा संस्देह पहुंचा देंगे देवी। बालका बोला, उह। शीला ने तेवरी चढ़ाकर कहा, हम खुद स्वामी जी से बात करेंगे। पर देवी जी, स्वामी जी स्त्रियों से नहीं मिलते। बालके ने कहा, क्या कहा? शीला और बिमला दोनों चिल्लाईं, क्या वो पुरुष स्त्री को बराबर नहीं जानते? शीला ने तल्खी से कहा। बालके ने सर लटका लिया और चुप साध ली। अब वो क्या कहे, क्या जवाब दे? टीले पर खामोशी छा गई, गहरी लंबी खामोशी। आखिर शीला ज़ेरे लब बोली, जैसे खुद से कह रही हो,
उसकी आवाज में मायूसी की झलक थी। बेकार है बिमला। स्त्री के लिए परमात्मा का द्वार भी बंद है। यहाँ भी अंधेर नगरी है। ये देश भी पुरुष का देश निकला। बिमला का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चिल्लाकर बोली, स्वामी जी पुरुष से मिलते हैं, स्त्री से नहीं। क्या स्वामी जी स्त्री से डरते हैं? बाल्की ने जवाब दिया, स्त्री से स्वामी जी नहीं, उनके अंदर का पुरुष डरता है और पुरुष स्त्री से नहीं, खुद से डरता है। उसमें इतनी शक्ति नहीं देवी कि वो अंदर के मर्द को रोक में रख सके। ये सुनकर दोनों कन्याएं सोच में पड़ गईं। इस समय दास ने 2 प्याले चाय की थाली में धरे और कन्याओं के सामने रखकर बोला, देवी चाय पियो, तुम थक गई होगी, बड़ी कठिन चढ़ाई है इस टीले की। बीबी, ये तो हमारा अंदर का खोट है। बाल्की ने कहा कि स्त्री से बचने के लिए हम उसे देवी बना देते हैं। तुम्हारे अंदर भी खोट है क्या? तुम जो दिन रात राम नाम की धुन की से दिल को पवित्र करने में वक्त गुजारते हो। बिमला ने पूछा। देवी, बालका बोला, मन का खोट कुएं के पानी की तरह होता है। जितना निकालो इतना ही भीतर से रिसकर बाहर आ जाता है। ये सुनकर वो दोनों चुप हो गईं। दफतन उन्होंने महसूस किया कि वो बहुत थक गई हैं, इसलिए चटाई पर बैठकर चाय पीने लगीं। हाँ, शीला सोच में गुम बड़बड़ाई, मेरे पति ने भी मुझे देवी बना रखा था। इतना प्यार करता था कि वो पूजा लगती थी। मैं कहती, प्रकाश मुझे देवी न बनाओ, मुद्रा नुम बनाओ, साथी जानो, बराबर का साथी। बिमला ने आह भरी, वो बराबर का नहीं जानते, साथी नहीं मानते, या तो देवी बनाकर पूजा करते हैं और या बांदी समझकर हुक्म चलाते हैं। ऐसा क्यों है बालका जी? बिमला ने पूछा। क्या स्वामी जी से यही पूछने आई हो देवी? बालके ने कहा। हाँ, शीला बोली, जब पुरुष और स्त्री एक गाड़ी के 2 पाए हैं तो फिर बड़ा छोटा क्यों? सच कहती हो श्रीमती, सच कहती हो। बाल्की ने आह भरी, ये तो स्त्री की जन्म जन्म की पुकार है। उस दिन से स्त्री बराबर की भीख मांगती फिरे है जिस दिन रानी विजयवंती ने राजपाट को त्याग कर बराबरी के खोज में राजभवन से पांव बाहर धरा था। ये कहकर बालका चुप हो गया। विजयवंती कौन थे बालके जी? बिमला ने पूछा। तुम्हें नहीं पता क्या? बालका बोला, आज भी राजगढ़ी की ढेरी में आधी रात के वक्त रानी विजयवंती की आवाजें सुनाई देती हैं। आज भी? बिमला ने पूछा। हाँ, आज भी, उसकी ढूंढ आज भी जारी है। ये सुनकर शीला बिमला को चुप लग गई। साए और भी लंबे हो गए। दरख्तों की टहनियां एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोने लगीं। सूरज के लहू ने रिस रिस कर बादलों को रंग दिया। वक्त रुक गया। फिर शीला की मध्यम आवाज आई, बालका जी, विजयवंती कौन थी? और फिर बालके ने विजयवंती की कहानी सुनानी शुरू की। बालका बोला, विजयवंती राजगढ़ी के महाराज मातृराज की रानी थी। महाराज का सिंहासन उसके चरणों में धरा था। महाराज उसे आंखों पर बिठाते, वारे न्यारे जाते, उसकी कोई बात न टालते, उल्टा पल्ले बांध लेते। उन्हें विजय सब रानियों से प्यारी थी। कैसे न होती, सुंदरता में वो सबसे उत्तम थी। सिर्फ नाक नक्शा ही नहीं, उसकी चाल ढाल, रंग रूप स्वभाव सभी कुछ सुंदरता में भीगा हुआ था। पलकें उठाती तो दिए जल जाते, होंठ खोलती तो फूल खिल उठते, बाँह हिलाती तो नाग झूलते, भरपूर नजर से देखती तो रंग पिचकारी भिगो कर रख देती। महारानी राजभवन में बड़े आनंद से जीवन गुजार रही थी। बालका रुक गया, फिर कुछ देर बाद बोला, फिर एक रोज आधी रात के समय महारानी का द्वार बजा। वो समझी महाराज आए हैं। उठकर दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि महाराज नहीं, एक बूढ़ी खूसट स्त्री खड़ी है। कौन है तू? वो गुस्से से चिल्लाई।
उसकी आवाज सुनकर महारानी की बांदी शोशी जाग उठी और दौड़कर दरवाजे पर आ गई। उसकी इतनी जान की आधी रात को महारानी का दरवाजा खटखटाए। रानी ने शोशी से कहा, कौन है तू? शोशी बुढ़िया की तरफ झपटी। मैं शिव बाला हूँ। बुढ़िया ने जवाब दिया, मेरा दारू खत्म हो गया है। दारू बिना मेरी रात नहीं कटेगी। मैंने सोचा कि रानी के आगे झोली फैलाऊं। जो कृपा करे तो मेरी रात कट जाए। तू स्त्री होके दारू पीती है। रानी ने घुन खाकर झुरझुरी ली। ना महारानी, जो मैं स्त्री होती तो दारू पीने की क्या जरूरत थी? जब मैं स्त्री थी तो दारू पीती नहीं थी, पिलाया करती थी। लेकिन अब मैं वो दिन भूलने के लिए दारू पीती हूँ। ये क्या बोल रही है शोशी? विजय ने कहा, कहती है मैं स्त्री नहीं। शिव बाला बोली, स्त्री एक सुगंध होती है जो कुछ दिन रहती है, फिर उड़ जाती है और फिर फूल की जगह डंठल रह जाता है। तू राजभवन की बांदी है क्या? शोशी ने पूछा। नहीं, शिव बाला ने कहा, मैं बांदी नहीं हूँ। आज से 30 वर्ष पहले मैं भी इसी रंग भवन में रहती थी। इसी दिला में जिसमें तू रहती है। इसी सेज पर सोती थी। जब महाराज मातृराज के पिता राज सिंहासन पर विराजमान थे, महाराज मुझे आंखों पर बिठाते थे, जैसे तुझे बिठाते हैं। बात मुंह से निकलती तो पूरी हो जाती। ये 100 चोंचले सुंदरता के कारण थे, जैसे आज तेरे चाव चोंचले हैं। फिर एक दिन आएगा जब तू भी उन दिनों को भूलने के लिए दारू का सहारा लेगी। ये सुनकर विजय का दिल धक से रह गया। वो सोच में पड़ गई, तो क्या ये सारी चांदनी रूप की है? मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शिव बाला ने जवाब दिया, जब तक दुकान सजी है, ग्राहकों की भीड़ है। जब दुकान लुट जाए तो स्त्री को कौन जाने है महारानी। तू बकती है, सब झूठी है। विजय ने चीख कर कहा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बालका रुक गया। दास ने चौंक कर देखा तो पड़ा हुआ फल जल कर काला हो गया था। बिमला सर झुकाए चटाई को कुरेद रही थी। शीला की निगाहें चलते बादलों पर टिकी हुई थीं। फिर क्या हुआ बालक महाराज? दास की आवाज सुनकर वो सब चौंक पड़े। बालके ने बात चला दी। बोला, शिव बाला के जाने के बाद विजय रानी बेकल हो गई। क्या ये सच है सुंदरता ही सभी कुछ है? स्त्री किसी गिनती में नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। शोशी ने उसे बहुत समझाया। महारानी, सच के खोज की लगन न लगा। सच कोई मीठा फल नहीं। वो झूठ जो शांत कर दे, उस सच से अच्छा है जो अंदर भट्टी सुलगावे है। परंतु महारानी को सच की धुंध का ताप चढ़ा था। बोली, मनुष्य की रथ में 2 पहिए लगे हैं, पुरुष और स्त्री। रथ कैसे चल सकती है जब तोड़ी दोनों पहिए बराबर न हों? नहीं रानी, शोशी ने कहा, 2 पहिए बराबर नहीं। कारण ये कि पुरुष का पहिया चले है, स्त्री खाली सजावट के लिए है, चलता नहीं। बांदी ने विजय को बहुत समझाया पर वो न मानी। बालका रुक गया। फिर उसने सर उठाकर बिमला शीला की तरफ देखा। बोला, कन्याओं, जिसके मन में सच की धुंध का कीड़ा लग जाए फिर जीवन भर उसे न सुख मिलता है न शांति। ये क्या कह दिया बालक महाराज? दास बोला। द्वार का दास बालक ने कहा, सच को अपनाओ, सच जियो, परंतु सच की धुंध में न निकलना। सदा चलते रहोगे, चलने के भर में आ जाओगे। न रास्ता होगा, न डंडी, न और न कहीं पहुँचोगे। सिर्फ चलना, चलते रहना। बालके ने आह भरी और कहानी सुनाने लगा। लाख समझाने पर भी विजय रानी सच की धुंध में चल निकली। सबसे पहले उसने महाराज को परखने की ठानी कि वो मुझे बराबर का जाने हैं कि नहीं। उसके मन में चिंता का कांटा लग गया। जूं जूं उसकी चिंता बढ़ती गई,
तू महाराज उसे अपने ध्यान की गोद में झल्लाते गए। उसके सामने यूं शीस नवाते गए जैसे वो सचमुच की देवी हो। जूं जूं वो देवी को मनाते गए, तू रानी की कल्पना बढ़ती गई। महाराज मुझे मूर्ति न बनाए, मंदिर में न बिठाए, अपने पास बिठाए, अपने बराबर जानिए। महाराज को समझ में न आता था कि बराबर कैसे जाने। जिसे ध्यान दिया जाए, मान दिया जाए, ऊंचा बिठाया जाए, वो बराबर क्यों चाहे। जिसे सारा दिया जाए वो आधा क्यों मांगे। विजय रानी को जल्द ही पता चल गया कि महाराज उसे देवी के समान बना सकते हैं, महारानी बना सकते हैं, चहेती समझ सकते हैं, साथी नहीं बना सकते। ये जानकर विजय ने ठान ली कि वो राजभवन को छोड़ देगी। रानी नहीं बल्कि स्त्री बनकर जिएगी। सुंदरता के जोर पर नहीं, जियो के जोर पर। भाभूत मलकर सुंदरता छुपाए रखेगी और किसी के साथ ब्याह न करेगी जब तक वो उसे बराबर की न समझे, साथी न जाने। फिर एक रात जब गरज चमक जोरों पर थी और राजभवन के चौकीदार कोनों में सहमे बैठे थे तो विजय ने भेस बदला और शोशी को साथ लेकर चोर दरवाजे से बाहर निकल गई। चलते चलते वो राजनगरी से दूर एक शहर में रुकी। विजय गुजारे के लिए फुलकारियां बनाती, शोशी उन्हें बाजार में बेच कर देती। कुछ दिनों में विजय की फुलकारियों की मांग बढ़ गई। इतनी साफ सुथरी फुलकारियां कौन बनावे है। मंडी में बातें होने लगीं। फिर विदेश से एक घाबरो व्यापारी आनंद आ निकला। फुलकारियां देखकर भौंचक्का रह गया। उसने शोशी को ढूंढ निकाला। बोला, ये फुलकारियां कौन काटती है, मुझे उसके पास ले चल। शोशी उसे घर ले आई। विजय को देखकर वो फुलकारियां भूल गया। विजय फुलकारियां दिखाती रही। आनंद विजय को देखता रहा। विजय समझती थी कि भाभूत सुंदरता को ढांप लेती है। आनंद सोचता रहा कि जिस गुण को स्त्री उछालती है, ये श्रीमती उसे छुपा रही है। अवश्य कोई भेद है। आनंद बहुत सयाना था। उसने शहर शहर का पानी पी रखा था। उसने सोचा, पांव धीरे धीरे धरूं, बड़ी फिसलन है और जो गिरा तो यहाँ सहारा देकर उठाने वाला कोई नहीं। पहले तेल देख, तेल की धार देख, फिर पांव धरना। तो वो तेल की धार जांचने के लिए फुलकारियों के बहाने विजय के घर आने जाने लगा। 2-4 फेरों में उसे पता चल गया कि सुंदरता की बात नहीं चलेगी, प्रेम की बात नहीं चलेगी, मुलायम बात नहीं चलेगी, लगाव की नहीं, बेलाग, खुरदुरी, गंवार। वो बोला, बी कारण तो तू चियूटी की चाल चले है, पर मुझे तो बहुत सी फुलकारियां चाहिए ताकि उन्हें बेचकर अपना पेट पाल सकूं। फिर 4-1 दिन के बाद आनंद विजय से बहुत बिगड़ा। सब झूठ मूठ बोला, तू काम चोर है री, मैं तेरे सर पर बैठकर काम कराऊंगा। इस बहाने वो सारा दिन विजय के घर रहने लगा। जूं जूं वो उसके नेड़े होता गया, उसका मन हाथों से निकलता गया। फिर एक दिन आनंद ने उसकी बांह पकड़ ली। बोला, बी कारण मेरा धंधा नहीं चलता, इतनी कमाई भी नहीं होती कि सूखा गुजारा कर सकूं। जो तू मुझसे ब्याह कर ले तो जीवन सुखी हो जाए। तू फुलकारियां काढ़े, मैं उन्हें बेचूं, काम तेरा, दौड़ धूप मेरी। विजय उसकी चाल में आ गई। उसकी ममता जाग उठी। बोली, मैं तो उससे ब्याह करूंगी जो पत्नी को बराबर का समझे, न उसे देवी बनाए न बांदी, अपना जीवन साथी जाने, दुख सुख का साथी। ठीक है, आनंद बोला, तू मेरी साथिन है, साथिन रहेगी। जब विजय दुल्हन बनी तो भाभूत का पर्दा भी उठ गया। अंदर से रानी निकल आई। आनंद धक से रह गया। पर भू ऐसी मूर्ति, बालका रुक गया। दास मुंह खोले बैठा था। चूल्हा जल रहा था। तवा जो खाली पड़ा था तप तप कर काला हो गया था। पेड़ा हाथ में यूं धरा था जैसे बालक के हाथ का कद्दू हो।
शीला की निगाहें घास पर बिछी हुई थी जैसे ढूंढ में लगी हों। बिमला की आंखें डबडबा रही थीं। अब रोई कि अब रोई। टीले पर साए मंडला रहे थे। बादलों में आग चल रही थी। शाम दबे पांव जा रही थी। रात अपने पर फड़फड़ा रही थी। फिर क्या हुआ बालक जी? दास ने जैसे हिचकी ली। बालक बोला, आनंद बहुत बड़ा सौदागर था। हवेलियां थीं, नौकर चाकर थे, धन दौलत थी। किस बात की कमी थी उसे? वो तो विजय को राम करने के लिए उसने निर्धन का स्वांग रचाया था। बस एक बात सच थी, वो तन मन धन से विजय का हो चुका था। उसका बाहर जाने को जी नहीं चाहता, पर क्या करता, इतना बड़ा व्यापार था। उसकी देखभाल तो करनी ही थी, उसे जाना ही पड़ता। फुलकारियां बेचने के बहाने चला जाता, दिनों बाहर रहता। चला जाता तो जैसे घर का ध्यान ही न हो, आ जाता तो जैसे जाने से होल खाता हो। फिर ये भी था कि उसने विजय को फुलकारियां काढ़ने से रोक दिया था। बोला, पत्नी तू साल में एक ठाठ की फुलकारी बना दिया कर, ऐसी जो राजा रानी जोगी हो। ऐसी जो एक बेच ली तो घर में लहर बहर हो गई। इस पर विजय सोच में पड़ गई। सोचती रही, सोचती रही। जब वो आया तो उसे कहने लगी, रे तू मुझसे अपने व्यापार की बात क्यों नहीं करता? आनंद ने जवाब दिया, साथिन व्यापार में ऊंच नीच होती है, फन फ्रेब होता है, छल बटते होते हैं। व्यापार की बात सुनकर क्या करेगी? विजय बोली, देख मैं तेरी साथिन हूँ, बराबर की साथिन, और साथी खाली सुख का नहीं होता, दुख का भी होता है। ऊंच का नहीं नीच का भी होता है। तू मुझे अपने व्यापार की सारी बात बता, अपने दुख गिनवा। इस पर आनंद ने एक लंबी चौड़ी तोता मैना की कहानी सुना दी कि किस तरह नगर नगर फिरा, राजाओं रानियों से मिला, उन्हें फुलकारी दिखाए और अंत में एक राज नर्तकी फुलकारी को देखकर इस पर लट्टू हो गई। बोली, बोल व्योपोरी मुंह मांगे दाम दूंगी। उस रात विजय को यूं लगा जैसे आनंद उसका जी बहलाने के लिए कहानी सुना रहा हो, सुलाने के लिए लोरी दे रहा हो। इस पर वो सोच में खो गई, मन में घुंडी पड़ गई। बोली, शोशो ये तो वो नहीं जो ये कहे है। जो भेद ही न दे, वो साथी क्या बनेगा? देख रानी, शोशी बोली, वो अवश्य भेद रखे है, पर उसके मन में दूज नहीं, खोट नहीं। पुरुष पत्नी को अपने व्यापार का भेद कभी नहीं देता, वो उसे सारी बात कभी नहीं बताता। जरूर डंडी मारे है, यही जग की रीत है। तो क्या वो स्त्री को इस जोग नहीं जानता कि सारी बात जाने? ये तो साथ न हुआ, बराबरी न हुई। जा शोशी मंडी में जाकर पूछ-गछ कर, उसके भेद का पता लगा। शोशी ने पूछ-गछ की तो पता चला कि आनंद तो एक राज व्यापारी है। उसने बेजा नगरी की महारानी के लिए शेष भवन बनवाने का ठेका ले रखा है। जब विजय ने ये सुना तो उसका दिल टूट गया, तो फुलकारियां बेचकर गुजारा करने की बात एक बहाना थी। क्यों शोशी, तू क्या कहती है? शोशी ने विजय को बहुत समझाया बुझाया कि देख दैया, उससे अच्छा जीवन साथी तुझे नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा बराबरी कोई नहीं देगा। लेकिन विजय न मानी। शोशी, इतने पर्दे ऊपर कुछ, भीतर कुछ न। शोशी, जहाँ पर्दे हों, झूठ हो, दिखावा हो, बराबरी कैसी? चल शोशी, किसी ऐसी जगह चले जहाँ पर्दा न हो, झूठ न हो। अब यहाँ मेरा दम घुटता है। बालका रुक गया। तो क्या विजय आनंद को छोड़कर चली गई? शीला ने पूछा। हाँ, चली गई, बालका बोला। बिमला ने एक लंबी आह भरी। फिर वे कहाँ गई? दास ने पूछा। पहले वो एक पुजारी के फंदे में फंस गई। पुजारी ने उसे दासी बना लिया, प्रभु की दासी। फिर आप प्रभु बन बैठा। वहां से भागी तो एक नर्तकी के जाल में जा फंसी। उसने उसे अपने चौबारे में सजा लिया। चौबारे से उसे एक राज गायक ले उड़ा।
वहां से भी उसे बराबरी न मिली। गायक सारा दिन सितार सीने से लगाए रखता, फिर थककर मांदगी उतारने के लिए वो विजय से दिल बहलाता। चल शोशी, एक दिन विजय ने कहा, यहाँ तो राग विद्या का राज है। शोशी बोल, दैया जो चाहे है वो उधर नहीं मिलेगा। जहाँ धनवान बसते हैं वो इधर मिलेगा, जहाँ निर्धन बसते हैं, कामी बसते हैं, जहाँ पुरुष पत्नी का सहारा लिए बगैर कुछ नहीं कर सकता, जहाँ पत्नी न मोह होती है न माया, बस एक बाजू होती है, पहले सहारा होती है फिर कुछ और, जहाँ दूजे के बिना गुजारा नहीं होता, वहाँ स्त्री को बराबरी मिल जाए तो मिल जाए। वो कौन सी जगहें हैं? कहाँ है शोशी? विजय ने पूछा। वो जगह वहाँ है जहाँ धन का जोर नहीं होता, काम का होता है। देखो दैया, तू मान न मान, परंतु स्त्री जीव की धरती है, जिसके दम से जीव कोमल हरी रहती है। स्त्री की सार वही जाने है जो धरती की सार जाने है, जो बूटा लगाना जाने है, जो खेती उगाए है, जिसका गुजारा धरती की पैदा पर है, बस वही स्त्री को बाजू समझे है, अपने सा जाने है। विजय के दिल पर बात उतर गई। एक बार फिर वो घर छोड़कर निकल गईं, शहर से दूर गांव की ओर। शोशी ने विजय को मोटे कपड़े पहना दिए, मुंह पर हल्दी मल दी, कालिक का उबटन मल दिया। बोली, यहाँ स्त्री स्त्री होती है, गुण के जोर पर नहीं, जीव के जोर पर। यहाँ सुंदरता शोभा नहीं, रास्ते की रोक है। तू अपनी सुंदरता को छुपा रखना, जो नजर आ गई तो गड़बड़ी होगी। शोशी। विजय बोली, मैं इस सुंदरता के कारण बड़ा दुखी हूँ। कोई बिस भरी बूटी ढूंढ ला कि मैं मुख पर मल लूं, जो सुंदरता की काट कर दे। शोशी हंसी, बोली, भोली रानी, सुंदरता मुख पर नहीं होता, सारे पिंडे में होती है, अंग अंग से फूटी है, बात हिलाने में होती है, पग धरने में होती है, आंख उठाने में होती है, होंठ खोलने में होती है। तू उसे अपने स्वभाव से कैसे निचोड़ फेंकेगी? गांव में पहुंचकर उन्होंने एक झुग्गी में डेरा कर लिया और खेत में कपाह के फूल चुनने लगी। एक दिन लाखा किसान ने विजय से कहा, तू कैसी जनानी है री, तेरी उंगलियां तो कैंची सी चलती हैं। उसने विजय का हाथ पकड़ लिया, उंगलियां देखी तो सिट पिटा गया। री, ये कैसी उंगलियां हैं? उंगलियां हैं या कि रस भरी फलियां, इतनी लंबी इतनी पतली। फिर वो रोज उसकी चलती चुनती उंगलियां देखने लगा। देखते देखते एक दिन उंगलियां पकड़कर बोला, री, तू मेरे घर क्यों नहीं बैठ जाती? मैं अकेला हूँ। पिताजी परमात्मा को प्यारे हो गए, माता बहुत बूढ़ी है, मेरा हाथ नहीं बटा सकती, भाई बहन है नहीं, अकेला हूँ। तू मेरा बाजू बन जा री। मैं हल चलाऊंगा तू बीज डाल, मैं पानी दूंगा तू खेत की बोटी चुन, मैं गेहूं काटूंगा तू दाने निकाल। फिर हम किसी से हेटे नहीं रहेंगे। जो आधा हूँ पूर्ण हो जाऊंगा। उसकी बात में न मोह थी न कामना न लोभ। विजय को अपनी शर्त भी भूल गई। उसने हाँ कर दी। फिर वो दोनों खेत पर काम में जुट गए। लाख न उसे निर्मल समझता न माड़ी, न सुंदर न देवी, वो तो उसका बाजू थी। फिर कोई बात उससे छुपाता भी तो न था। कैसे छुपाता? हर समय वो दोनों इकट्ठे रहते, खेत में, घर में, हर बात में उसकी मर्जी पूछता, काम में उसे जरा छूट न देता। विजय निहाल हो गई, समझी जैसे जल कुकड़ी जोहड़ में आ गई हो। लारखे किसान को विजय की एक बात पर बड़ी चिढ़ थी। कहता, री, तू गंदी क्यों रहती है? नहाती धोती क्यों नहीं? मुंह पर जर्दी छाई रहती है, अलियां बलियां लगी रहती हैं, बाल चिकिच, आंखों में किच। विजय ये सुनकर गर्दन लटका लेती।
एक दिन जब वो दोनों नदी के किनारे खड़े थे तो लाखा ने ताव खाकर बाल्टी उठाए और विजय पर उंडेल दी। फिर बाल्टी पर बाल्टी गिराने लगा। विजय भागी तो उसने उसे पकड़कर नदी में छलांग लगा दी और उसे यूं धोने और मांजने लगा जैसे वो कोई रसोई की गडवी हो। फिर जब वो उसे खींचकर पानी से बाहर लाया तो उसे देखकर हक्का बका रह गया। सुनहरे लांबे बाल, मोर सी गर्दन, कटोरा सी आंखें, धार सी नाक, फूल से होंठ, छुई मुई सा बदन। तू कौन है री? वो घिघिया कर बोला, तू स्त्री नहीं, तू तो परी है री परी। बालका कुछ देर के लिए चुप हो गया। बस उस दिन से लारखे के मन में झिझक बैठ गई और वो विजय से दूर हटता गया। विजय ने बार बार उसे समझाया, देख लारखे मैं परी नहीं, स्त्री हूँ। स्त्री, पर उसकी झिझक न गई। बोला, तू परी नहीं तो स्त्री भी नहीं। तू मोर है मैं काग हूँ, तेरा मेरा क्या संबंध? कारण ये कि तू कामियों में से नहीं। कुछ दिना विजय उसका मुंह तकती रही, फिर निराश हो गई। फिर एक दिन वो शोशी से बोली, चल शोशी, यहाँ हमारा दाना पानी खत्म हो गया। शोशी ने सर झुका लिया और जूं की तू बैठी रही, जैसे बात सुनी ही न हो। कुछ देर वो उसे देखती रही, फिर बात उसकी समझ में आ गई। शोशी अब लारखे की हो चुकी थी। विजय का दिल धक से रह गया और वो चुपचाप अकेली बाहर निकल गई। बालका चुप हो गया, सभी चुप हो गए थे। किसी को फिर क्या हुआ पूछने का ध्यान न रहा था। फिर बालके ने कहा, फिर पता नहीं, कहते हैं वो आज तक बराबरी की ढूंढ में भटकती फिर रही है। आज भी आधी रात के समय राजगढ़ी से आवाजें आती हैं, प्रभु बाहर की सुंदरता को भीतर में रचा दे कि स्त्री स्त्री बन जाए, पुरुष की कामना के हाथ का खिलौना न रहे। बालका चुप हो गया, टीले पर खामोशी छा गई। फिर कोई दूर से बोला, विजय रानी ने सच को पा लिया। जो अपनी सुंदरता को उछालती हैं, बनाव सिंगार का राक्षस खड़ा कर लेती हैं, उन्हें बराबरी मांगने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने मुड़कर